जय हिंद साथियों। खेल और साहित्य दर्शन चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी अहम है। जो हाई स्कूल, इंटर और बीए में हिंदी के लिए या हिंदी का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हों या हिंदी से जुड़े हों, उन सभी लोगों के लिए ये आज की टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चौथा काल है, जिसको आधुनिक काल, गद्य काल, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास का काल या नवीन काल आदि कई नामों से जानते हैं। तो हम इसमें देखते हैं आधुनिक काल की पहले समय सीमा। तो सर्वमान्य समय सीमा अगर आधुनिक काल की हम देखते हैं तो यह 1843 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक, मतलब आज तक आधुनिक काल का ही समय है। अगर हम विक्रमी संवत में अगर बात करते हैं तो 1900 विक्रमी संवत से अब तक का जो समय है, यह आधुनिक काल का समय है। अब आधुनिक काल के समय की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेंगे कि प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक या संस्कृति का योगदान रहता है। तो जहाँ की जैसी राजनीतिक दशा रहती है, सामाजिक दशा रहती है, धार्मिक स्थिति रहती है, वहाँ की ऐसी संस्कृति रहती है, उसी के अनुसार उसके काव्य पर या उसके साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा जब धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में जब परिवर्तन हुआ तो हिंदी साहित्य लेखन में भी परिवर्तन आया, जो आधुनिक काल के रूप में परिलक्षित होता है। दूसरा कारण या दूसरी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों की अच्छाई एवं बुराई को जन जन तक पहुंचाने की बात आई। तो जो अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में हमारे भारत में आए तो उनके अंदर तमाम तरह की अगर बुराई थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। तो इन अच्छाई और बुराइयों को जन जन तक पहुंचाने वाला कार्य कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से किया गया। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम भी देश में एक नई लहर लेके आया, देश में राष्ट्रीयता के प्रति एक नया जोश लेके आया, देश में एकता, देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया। 1857 की क्रांति के बाद या 1857 वाली क्रांति ही लोगों के अंदर एक नया जागरूकता उत्पन्न की। तो यही 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके चलते आधुनिक काल का निर्माण हुआ या आधुनिकता आई। अब हम देखेंगे आधुनिकता की ओर प्रमुख कदम। तो आधुनिकता की ओर प्रमुख कदम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जो समस्त भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए मुहिम छेड़ा गया। तो जो समाज सुधारक जो थे, जो समाज को सुधारने के लिए जो समय समय पे समाज की स्थापना की गई थी, जो संगठन की स्थापना की गई थी, यह संगठन भी आधुनिकता की ओर दिखाता है, आधुनिकता की तरफ प्रेरित करता है। अब हम देखेंगे इसमें 1-2 बिंदु छूट गए थे, जैसे है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके पहले प्रेस की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के चलते ही 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक रचना था, एक पत्रिका थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। तो प्रेस की जब स्वतंत्रता हो गई तो लोगों को अपनी कविताओं को प्रेस में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता मिल गई। वे अपनी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्सुक थे और बड़ी सरलता से, आसानी से कवियों के द्वारा जो लोगों को जोड़ने के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए या लोगों को संपूर्ण दृश्य दिखाने के लिए एक कविता माध्यम बन गई थी।
और उस कविता का जब प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में जाने लगी तो हम कह सकते हैं प्रेस की जो स्वतंत्रता मिल गई, यह स्वतंत्रता भी कहीं न कहीं आधुनिकता के लिए एक कदम था। आगे अंग्रेजी स्कूल कॉलेज की स्थापना, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए गए थे, उस स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई हो रही थी या थोड़ा सा लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई, तो वह भी एक माध्यम था जो लोगों के अंदर एक नया कुछ करने के लिए, नया कुछ सोचने के लिए मिलता गया। आज अब नई चीज़ मिलती गई तो लोगों की जो पुरानी परंपराएं थीं, जो लोगों की पुरानी धारणाएं थीं, जो परंपरागत चली आ रही थीं, उससे अलग होकर के एक नए दिशा में नए सोच के साथ लोगों के अंदर एक भाव उत्पन्न हुए जो आधुनिकता को जन्म देता है। आगे संचार साधनों की वृद्धि, औद्योगिक कारण, तो ये सब कई ऐसे स्टेप आए, कई ऐसे कदम आए जिन कदमों के माध्यम से आधुनिकता आई और आधुनिकता देखने को मिली। जैसे रीति काल के जो कवि थे, भक्ति काल के थे, आदि काल के थे, इन कवियों के अंदर उतना बदलाव नहीं हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। उन कवियों में जो रचनाएं थीं धीरे धीरे परिवर्तित होती गईं, लेकिन आधुनिक काल की जो कवियों की जो कविताएं थीं, यह भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए हो, ब्रह्म समाज के उत्थान के लिए, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो, आर्य समाज की स्थापना हो, या स्वतंत्रता संग्राम हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, तो थोड़ा सा तीव्रता दिखाई देती है, थोड़ा गति दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में अनेकों परिवर्तन हुए, गद्य में भी, साहित्य में, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, लोगों के सामाजिक स्तर में, राजनीतिक स्तर में या उनकी संस्कृति में। और यही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तर मिल करके आधुनिकता लाने का एक साधन बना और आधुनिकता आई। अब हम देख सकते हैं आधुनिक काल के समय सीमा के संबंध में प्रचलित जो मत हैं उसके विषय में समझ लेंगे। तो आधुनिक काल में के समय सीमा के संबंध में कई मत प्रचलित हैं। पहला मत है कि 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो यह ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में ही हुआ था और भारतेंदु जी ने ही हिंदी गद्य साहित्य के उत्थान में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आधुनिक गद्य के या खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता के रूप में भारतेंदु जी को जाना जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि 1850 से ही हम आधुनिक काल के प्रारंभ को मानते हैं। अब इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि 1857 से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वहाँ से कुछ लोगों ने इसको माना है कि नहीं, 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ है और 1857 ही सही समय होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 1868 से, क्योंकि कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पत्रिका थी, इसका प्रथम संपादन किया गया था 1868 में। और वहीं से पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ, पत्र का तो नहीं लेकिन पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ। और कवि वचन सुधा 1868 से प्रकाशित हुई। तो तमाम ऐसे विद्वान मानते हैं नहीं, 1868 ईस्वी ही आधुनिक काल का प्रारंभिक समय माना जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि संक्रांति काल। अब संक्रांति काल में हम ले सकते हैं कि 1843 से 1868, जो 1843 इसको हम बहुत पहले आप लोगों को दिखा चुके हैं कि 1843 से लेकर के आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल का समय है। लेकिन 1843 से 1868 के बीच में जो गैप हो जाता है कुछ सालों का, तो यह संक्रांति काल था या संक्रांति काल के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इस काल में हिंदी गद्य, हिंदी पद्य साहित्य या हिंदी साहित्य थोड़ा सा सुसुप्त अवस्था में थी या उसमें रचनाओं का अभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्रांति काल 1843 से लेकर के 1868 ईस्वी तक का जो समय है वह संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। अब काल विभाजन में हम देखेंगे आधुनिक काल का विभाजन। तो आधुनिक काल के विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है, कहीं कहीं आप 8 भाग भी देख सकते हैं।
जिसमें पहला भाग भारतेंदु युग है, जिसको पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी समय सीमा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय है। दूसरा द्विवेदी युग है, जिसको जागरण काल के नाम से जानते हैं, इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 है। कहीं कहीं आप 1922 भी देख लेंगे, कहीं 1918 देख लेंगे, लेकिन सामान्य और सर्वमान्य अगर हम कह सकते हैं तो 1900 से 1920 ईस्वी का जो समय था वह जागरण काल या द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी युग जो है वह हिंदी साहित्य के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए इन्हीं के नाम से इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ गया था। अब आगे है छायावादी युग या छायावाद युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं, निराला युग भी कहते हैं, और गद्य साहित्य के अनुसार देखा जाए तो इसका नाम शुक्ल युग भी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी हिंदी गद्य साहित्य में अपना योगदान दिया था, और उनके योगदान को देखते हुए इसका नाम शुक्ल युग भी रखा गया है। बहुत से लोग इसको जयशंकर प्रसाद जी के योगदान से प्रसाद युग कहते हैं, कुछ विद्वान इसे निराला युग के नाम से जानते हैं, और सामान्यतः सर्वमान्य अगर देखा जाए तो छायावाद के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी है। और इसको छायावाद इसलिए कहा गया कि जब परमात्मा की छाया को जीवात्मा या प्रकृति में कवियों के माध्यम से दिखाया जाए तो उसे कहेंगे छायावाद। कि परमात्मा की छाया को जीवात्मा में दिखाने का जो प्रयास है, या कह सकते हैं कि प्रकृति में जो दिखाने का प्रयास है, वही छायावाद है। आगे है प्रगतिवाद, ये प्रगतिवादी युग भी कहते हैं, सामंतवादी युग भी कहते हैं, छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रगतिवादी युग का जो समय सीमा है वो 1936 से 1943 ईस्वी के मध्य का समय है। प्रगतिवादी युग के बाद आया प्रयोगवाद का युग, जिसमें प्रथम तार सप्तक का संपादन भी यज्ञ जी के द्वारा किया गया था। अब प्रयोगवाद का जो समय सीमा है वह 1943 से लेकर के 1953 ईस्वी के मध्य का समय है। फिर इसके बाद आया नवलेखन या नई कविता का युग। तो नई कविता के युग को 1953 से लेकर के 1960 ईस्वी तक के बीच के समय को माना गया है। फिर उसके बाद आई साठोत्तरी कविता, या जिसे हिंदी नवगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से साठोत्तरी कविता का जो समय है 1960 के बाद का जो समय है वह साठोत्तरी कविता या नई कविता का युग है, हिंदी नवगीत का युग है। अब नामकरण के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम दिया था गद्यकाल, और गद्यकाल इसलिए दिया था क्योंकि हिंदी साहित्य में गद्य का जो वास्तविक विकास हुआ है वह आधुनिक काल में हुआ था, इसलिए इन्होंने इसका नाम गद्यकाल दिया। मिश्र बंधुओं ने इसका नाम वर्तमान काल दे दिया। उसी तरह से राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, इन तीन विद्वानों ने, इन तीन हिंदी साहित्यकारों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसका नाम आधुनिक काल दिया है, और आधुनिक काल से हम लोग इसे ज़्यादा जानते हैं। अब उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, जिन्होंने इसका नाम दिया था नवीन विकास का काल। फिर आते हैं बाबू गुलाब राय, जिन्होंने इसका नाम दिया है नवीन काल। तो इस तरह से हम समस्त आधुनिक काल के जो 5-6 भाग हैं, 7 भाग हैं, इन समस्त भागों के बारे में जान गए हैं। अगली वीडियो में उम्मीद है कि हम इन समस्त 9 भागों के बारे में बताएंगे कि इनका नाम क्यों पड़ा, और फिर उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास की हर पार्ट के अलग अलग विभक्तियाँ हैं, तो आधुनिक काल की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो आधुनिक काल की विशेषताओं के बारे में भी हम अगले वीडियो में अतिशीघ्र प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सामने हमारी अगली वीडियो जाए, जिसमें आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विस्तार से किया जा सके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो या नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और हिंदी साहित्य के लिए हम हमेशा ही कुछ न कुछ आप लोगों के बीच में डालते रहेंगे, जो क्रमबद्ध तरीके से होगा, जिसका अध्ययन आप सुचारू रूप से कर सकेंगे। जय हिंद।